उसने जिससे प्यार किया उसी से शादी की, लेकिन फिर उसी की लाश के 70 टुकड़े करके फ्रीजर में रख दिया। आखिर क्यों? ये घटना साल 2010 में देहरादून में घटी, जो कि उस समय का एक जघन्य हत्याकांड था। दोस्तों, प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें प्यार की मंजिल मिल जाती है, यानी जिन्हें अपने प्यार के साथ जीवन बिताने का मौका मिलता है। लेकिन यहीं से प्यार का बुखार उतरता है और हकीकत का बाजार दिमाग में घर कर जाता है। उत्तराखंड के देहरादून का एक ऐसा हत्याकांड जिसने उस दौर में हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जानेंगे हम आज के अपने इस क्राइम एपिसोड में। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। राजेश गुलाटी अपनी प्रेमिका अनुपमा के साथ साल 1992 से प्यार के रिश्ते में थे। अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे, एक दूसरे के साथ शादी करके घर बसाना चाहते थे। फाइनली 10 फरवरी साल 1999 को वो दिन भी आ गया जब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। फाइनली अब तक सिर्फ लव करने वाले ये कपल लव मैरिज कर रहे थे। वैसे तो दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी अनुपमा के साथ शादी के बाद अमेरिका चला गया। इसके बाद साल 2006 आया जब इन दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और ये दोनों पति अब साथ माता पिता भी बन गए। इन दोनों के जीवन में एक साथ दोहरी खुशी आई, क्योंकि अनुपमा ने एक लड़का और एक लड़की के रूप में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद साल 2008 में राजेश अपनी फैमिली के साथ वापस भारत आ गया। भारत वापस आने के बाद राजेश अपने परिवार के साथ देहरादून कैंट एरिया के प्रकाश नगर कॉलोनी में 1-2 कमरे का किराए का मकान लेकर रहने लगा। अब इन दोनों के प्यार में वो पहली वाली गर्मी नहीं थी। राजेश और अनुपमा के रिश्तों में केवल खटास ही नहीं आई, बल्कि अब इन दोनों के बीच बात बात पर झगड़े होने लगे। इसी तरह दोनों के झगड़े बढ़ते गए। इसी तरह 2 साल और कट गए। इसके बाद 17 अक्टूबर साल 2010 में राजेश के देहरादून वाले घर से ही उसकी पत्नी अनुपमा गायब हो गई। हैरानी की बात ये थी कि अपनी पत्नी के इस तरह गायब हो जाने की राजेश गुलाटी ने ना तो कोई रिपोर्ट लिखवाई और ना ही उसे ढूंढने की कोई कोशिश की। राजेश के 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मम्मी के लिए रोने लगे। वो अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पने लगे। वो दोनों जब भी अपने पिता से माँ के बारे में पूछते तो वो ये कह देता कि तुम्हारी माँ नाना नानी के पास गई है, वो दिल्ली में है, जल्दी आ जाएगी। जब दिल्ली में अनुपमा के माता पिता अपनी बेटी के लिए अलग से परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने अपनी बेटी से बात ही नहीं की। अनुपमा के माता पिता अपने दामाद राजेश से जब भी अपनी बेटी अनुपमा से बात कराने के लिए कहते तो राजेश बात को घुमा दिया करता था। एक दिन उसके माता पिता ने राजेश से पूछ ही लिया कि आखिर तुम अनुपमा से बात क्यों नहीं कराते। तब राजेश ने उसे कहा कि ये उसकी और अनुपमा की कहासुनी हो गई, इसलिए गुस्से में अनुपमा घर छोड़कर चली गई। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी और फिर मैं आपसे उनकी बात करा दूंगा। इस बात को सुनकर उनके माता पिता कुछ समय के लिए शांत बैठ गए। वो सोचने लगे कि सच में अनुपमा एक दिन वापस आ जाएगी। लेकिन अनुपमा के माता पिता का इंतजार बढ़ता गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, अनुपमा महीने बीत गए। अनुपमा के माता पिता ने अपने बेटे सुजान कुमार प्रधान को राजेश के घर भेजा ताकि वो अपनी बहन की खोज खबर ले सके। दिसंबर 2010 को अनुपमा के गुम हो जाने के ठीक 57 दिन बाद जब सुजान राजेश के घर पहुंचा और उससे अनुपमा के बारे में पूछताछ की तो राजेश ने उसकी बात का कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि वो नहीं जानता कि अनुपमा कहाँ है। सुजान को अपने बहनोई पर शक हो गया। उसे लगा कि राजेश अच्छी तरह से जानता है कि अनुपमा कहाँ है। सुजान जैसे ही अपनी बहन से मिलने के लिए राजेश के घर के अंदर जाने लगा, राजेश ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। बस सुजान ने यह अंदाजा लगा लिया कि डेफिनेटली उसकी बहन के साथ कुछ अनहोनी घटना घट चुकी है। उसने छावनी थाने में अपनी बहन गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस छानबीन करने के लिए राजेश के घर पहुंची। उसने उसके घर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिला। अचानक पुलिस की नजर राजेश के घर में एक कोने में पड़े डीप फ्रीजर पर पड़ी। जनरली डीप फ्रीजर आइसक्रीम पार्लर या फिर दुकानों में पाया जाता है, जहां आइसक्रीम वगैरह को रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर में डीप फ्रीजर को रखे, ये बात पुलिस को हजम नहीं हुई। जब उन्होंने फ्रीजर को खोला तो उसमें बहुत सारी पॉलीथीन मिली। उन पॉलीथीन में मौजूद चीजें बर्फ की तरह जम चुकी थी। पॉलीथीन को बाहर निकाला गया और जब उन पॉलीथीन की बर्फ पिघली तब पुलिस ने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उन पॉलीथीन में बंद थे इंसानी शरीर के अलग अलग टुकड़े। जी हाँ, मांस के अलग अलग टुकड़े। इस
तरह के कुल 70 टुकड़े अलग अलग पॉलिथीन में पुलिस ने बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जाने लगी। राजेश गुलाटी ने भी इस बात को स्वीकार किया और इसके आगे की कहानी बताई। दोनों पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो शादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन ये झगड़े देहरादून आने के बाद और ज्यादा बढ़ गए। राजेश को लगता था कि अनुपमा के उसके अमेरिका में स्थित दोस्त के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वहीं अनुपमा का कहना था कि कोलकाता की एक महिला के साथ राजेश के नाजायज ताल्लुकात हैं। पूछताछ में राजेश ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि वो कोलकाता में रहने वाली एक महिला से शादी कर चुका था। इसके बाद अनुपमा ने राजेश के खिलाफ महिला अपराध विरोधी शाखा में केस दर्ज भी कराया। इसके एवज में 20,000 पर मंथ अनुपमा को राजेश की तरफ से गुजारा भत्ता दिया जाने लगा। यहाँ तक तो फिर ठीक था। अब राजेश का कहना था कि अनुपमा उसे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी। 17 अक्टूबर की रात दोनों के बीच इसी मुद्दे पर बहस शुरू हुई और आगे जाकर लड़ाई बदल गई। ये लड़ाई भी जल्द ही हाथापाई में बदल गई और ऐसी हाथापाई के दौरान राजेश ने अनुपमा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और अनुपमा का सिर बेड के कोने से जा लगा। अनुपमा वहीं गिर गई और राजेश को लगा कि शायद वो मर गई, लेकिन जब उसने नजदीक जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। राजेश ने सोचा कि अगर उसने अपनी बीवी को जीवित छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली उसे जेल पहुंचा देगी। इसीलिए उसने कॉटन का इस्तेमाल किया और अनुपमा के नाक और मुंह में कॉटन भर दिया, जिससे कि वो सांस न ले पाए, जिससे कि जल्दी उसकी मौत हो जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनुपमा मर गई, लेकिन इसके बाद राजेश के सामने एक समस्या थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजेश ने अपने दिमाग में आए हुए जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पहले तो राजेश ने सोचा कि अनुपमा की लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर वो लाश को लेकर कार तक भी जाता तो कोई ना कोई तो देख ही लेता। इसलिए उसने सोचा कि लाश को छोटा करना पड़ेगा। अगले दिन वो बाजार गया। बाजार जाकर उसने एक इलेक्ट्रिक और हथौड़ा और डीप फ्रीजर खरीद लिया। उसे लेकर घर चला आया। उसने थोड़ा थोड़ा करके अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू किया। उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर डीप फ्रीजर में रख दिया। इसके बाद वो एक पॉलिथीन लेकर जाता और अनुपमा की लाश के हर एक टुकड़े को मसूरी के जंगलों में फेंक देता। इस दौरान वो अपने घर से किसी एक पॉलिथीन को फेंकने जाता, जब तक वो अपने दोनों बच्चों को भी लेकर जाता था। उसे लगा कि इस तरह वो पूरी की पूरी बॉडी को ठिकाने लगा देगा और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि अनुपमा आखिर कहाँ गई। फाइनली साल 2011 में पुलिस ने राजेश के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। देहरादून कोर्ट में केस चलने लगा। साल 2017 में राजेश को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 15 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा गया। इन 15 लाख में से 70,000 रुपए सरकारी खाते में जमा होने थे और बाकी पैसे बच्चों की परवरिश के लिए उनके अकाउंट में जमा हो गए। बच्चे अपने मामा के साथ रहते हैं और अब बड़े हो चुके हैं। राजेश गुलाटी को अपने द्वारा किए गए अपराध पर कोई गिल्ट नहीं, लेकिन आप और हम महसूस कर सकते हैं कि उसके द्वारा किया गया अपराध कितना जघन्य था। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।